हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हनु आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, जिसमें कि हम लोग ने अभी तक पिछली क्लास में मौर्य काल हम लोग ने देखा। उसके बाद हम लोग ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया और उसको समझा कि आज के परिप्रेक्ष्य में जैन धर्म और बौद्ध धर्म की क्या प्रासंगिकता है, उसका योगदान क्या है, ये सब हम लोग ने अच्छे से कवर किया। आज की क्लास जो होने वाली है उसमें हम लोग मौर्य काल के बाद का काल देखेंगे। जैसा कि हम लोग ने जाना था मौर्य काल में कि मौर्य काल के समय जब आखिरी राजा होते हैं, वृहदत्त शासक होते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है उनके सेनापति द्वारा और एक नए राजवंश की स्थापना की जाती है। इसी क्रम में कई राजवंश आते हैं। इसी समय कई विदेशी आक्रमण भी होते हैं भारत में। उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। उन सारे राजवंशों का प्रशासनिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक, जो जो इम्पोर्टेंट, सब राजवंशों को नहीं, जिस राजवंश का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आपको 2 मिनट में अनअकैडमी के कुछ फीचर्स हैं वो बता देता हूं। जैसे कि अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे 2020 में आपकी सिलेक्शन की बात की जाए तो 170 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ और 2021 की बात की जाए तो 178 का। ठीक है, अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको एक सब्जेक्ट के लिए काफ़ी टीचर्स का ऑप्शन रहेगा। आप अपने मनपसंद के टीचर से पढ़ सकते हैं जब आपका मन हो, जिस टाइम आपकी क्लास हो। रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप उसको देख सकते हैं। साथ ही आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, डेली आंसर राइटिंग होगी, मेंटरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये सारे फीचर्स आपको अनअकैडमी के थ्रू देखने को मिलेंगे। अगर आपको इकट्ठे एक साथ डिपॉजिट करके फिर डिपॉजिट करने में प्रॉब्लम है तो आप 0% EMI के थ्रू भी आप ले सकते हैं। साथ ही इसमें ऑप्शनल आपको काफ़ी मिलेंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, IR जो होता है पॉलिटिकल साइंस वाला, उस पर PSIR वाला, वो आपको मिल जाएगा। प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, आपकी फ्रेंड्स या फैमिली में किसी को अनअकैडमी किसी भी रिलेटेड से UPSC से या अदर एग्जाम्स के थ्रू ज्वाइन करना है तो आप लाइव 10 का कोड यूज़ करना मत भूलिए, जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास, जिसमें हम लोग एक एक करके सारे राजवंशों को कवर करेंगे। तो अगर मौर्योत्तर काल की बात की जाए, किस मतलब कुछ तो होगा। जैसे अगर हम लोग देखें मौर्य काल में भी काफ़ी राजवंश आते हैं तो उसको पूरा मौर्य काल कहा जाता है। तो कुछ डिवीजन का एक पहलू होगा, एक डिवाइडर लाइन होगी, जिससे इतिहासकार ये बताते हैं कि ये मौर्य का काल है और ये मौर्योत्तर काल है। तो वो पहलू, वो लक्षण क्या इस समाज में इस समय आए थे, जिससे इतिहासकार इसको एक अलग काल में रखते हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है, जब मौर्य काल था, मौर्य काल की बात की जाए, मौर्य काल जब चल रहा था, मगध पे शासन था। मगध के शासन में जब मौर्य लोग आए, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी स्थापना की, अशोक ने सारा अपना साम्राज्यवादी नीति को अपनाई थी। तो एक केंद्र प्रशासन की नींव रखी थी। सारे भारत के जो अलग अलग राज्य थे, राजवंश थे, उनको एक छत्र के नीचे ले आए थे। और भारत के उत्तर में कन्याकुमारी तक का पूरा क्षेत्र, मद्रास वाला क्षेत्र आपके मौर्य काल में था, अशोक के समय में। ये सारी चीजें हम लोग ने देखी। लेकिन जब मौर्य काल के जो आखिरी राजा होते हैं ब्रदर, जब उनका हत्या कर दी जाती है उनके सेनापति के द्वारा, तब देखते हैं कि जो नए राजवंश आते हैं धीमे धीमे उनमें केंद्र प्रशासन का अभाव होता है और अलग अलग क्षेत्रीय संगठन मजबूत होने लगते हैं। तो ये सारे लक्षण आते हैं, इसलिए हम लोग इसको मौर्योत्तर काल में के अलग क्षेत्र में पढ़ते हैं। अगर मौर्योत्तर काल के समय की बात की किस काल खंड का है, तो ये 187 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व का जो काल है वो भारतीय इतिहास में मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। मतलब 187 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व के समय में जिन राजवंशों ने शासन किया उनको मौर्योत्तर काल कहते हैं। इस काल में मगध सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में ब्राह्मण साम्राज्यों सुंग, कर्ण, सातवाहन एवं वकाटक का उदय हुआ तथा विदेशी आक्रमण भी हुए। जो मौर्य लोग थे वो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय के बाद जब जिन राजवंशों का उदय हुआ वो मैक्सिमम क्या थे, वो ब्राह्मण थे। उनकी कास्ट की अगर बात की जाए, जाति की बात की जाए, तो वो ब्राह्मण समाज से बिलोंग्स करते थे, जिनमें से सुंग हो गए, कर्ण हो गए, सातवाहन सबसे इंपॉर्टेंट हो गए आपका, ठीक, वकाटक हो गए। ये सारे जो थे ये ब्राह्मण समाज से आते थे और इन्होंने अपनी अपनी ताकत को बढ़ाया, शक्ति को बढ़ाया और मगध में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, राज्य की स्थापना की। इसी समय काफी हम लोग देखेंगे विदेशी आक्रमण भी होते हैं। ठीक है, विदेशी आक्रमण में हम लोग जानेंगे किन किन का आक्रमण हुआ, ये भी हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इस काल में क्या हुआ था कि जो मैंने आपको जैसे बताया कि मौर्य काल में केंद्र सत्ता मजबूत थी,
लेकिन जब बृहदत्त की हत्या हो गई उसके बाद की जो शासन व्यवस्था है उसमें शासक केंद्र सत्ता का अभाव हो गया, और जो क्षेत्रीय राजा थे ना वो धीमे धीमे स्वतंत्र होने लगे, जिसमें कलिंग का राजा जो खारवेल हम लोग पढ़ते हैं ना, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, तो वो खारवेल जो थे वो भी प्रमुख थे इसमें। अब हम लोग एक एक करके सब राजवंश को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो सुंग वंश, जिसकी बृहदत्त जो सुंग शासक थे जिनने इसकी नींव रखी, उनके जो बृहदत्त थे उनकी हत्या करने के बाद इसने सुंग वंश की स्थापना की थी। तो इसको 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व के बीच रख सकते हैं। इस वंश में क्या हुआ, इस वंश की स्थापना मौर्य ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र सुंग जो थे, उसने सुंग है यहाँ पे, ठीक है, सुंग पुष्यमित्र सुंग, उसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त जो थे उनकी हत्या करके की थी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जब क्या होता है इसमें कहानी ये होती है, जब बृहदत्त अपने सेना का निरीक्षण कर रहे होते उसी समय इनका जो सेनापति होता है पुष्यमित्र सुंग, वो धोखे से इनकी हत्या कर देता है और एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसको सुंग वंश कहते हैं। पुष्यमित्र सुंग जो थे ब्राह्मणवादी थे। प्रसिद्ध व्याकरणविद जो थे पतंजलि उनके अश्वभुज यज्ञ के पुरोहित थे। मतलब इन्होंने पुष्यमित्र सुंग जो थे ना, इन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था। वैदिक, ये ब्राह्मण थे तो वैदिक कर्मकांडों के तो ये बढ़ावा देंगे ही, उनको मानेंगे ही। तो इन्होंने क्या किया था, जो इस समय व्याकरण के विद्वान थे पतंजलि, उनके द्वारा ही इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था और ये उसके पुरोहित थे। कौन थे? पतंजलि। पतंजलि ने क्या लिखा था, व्याकरण के जो है ना विद्वान है, ये व्याकरण की किताबें लिखी इन्होंने पतंजलि ने। तो इन्हीं ने ये इनके यज्ञ के पुरोहित थे। पुरोहित मतलब होता है कि यज्ञ संपन्न कराने वाले। पुष्यमित्र सुंग के समय यवनों का आक्रमण हुआ था। जब पुष्यमित्र सुंग शासन कर रहे थे उसी समय यवन के आक्रमण भी भारत में देखने को मिलते हैं। यवन आक्रमण का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य गार्गी संहिता तथा कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में मिलता है। हमें इन आक्रमणों के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो पतंजलि के जो महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है उसका नाम है गार्गी संहिता। इस गार्गी संहिता के साथ ही कालिदास का एक नाटक है मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा संस्कृत का नाटक है मालविकाग्निमित्रम। इस नाटक के द्वारा हमको पता चलता है कि उस समय यवनों का आक्रमण भारत पे हुआ था और उस समय जो शासन कर रहे थे वो सुंग वंश के लोग शासन कर रहे थे। पतंजलि लिखते हैं कि यवनों ने माध्यमिका पर आक्रमण किया, मतलब मध्य प्रदेश, माध्यमिका जो था ना, माध्यमिका, उस समय उसको मध्य प्रदेश कहते थे, मतलब उस आज जो मध्य प्रदेश है उस समय उसको माध्यमिका कहते थे। तो माध्यमिका पर आक्रमण किया। मालविका अग्निमित्र के अनुसार या मालविका अग्निमित्रम के अनुसार पुष्यमित्र ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराया था। मतलब हमको मालविकाग्निमित्रम से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र सुंग ने जो विदर्भ के राजा थे यज्ञसेन, उनको युद्ध में पराजित किया था। पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी उसका पिता अग्निमित्र हुआ। इसके बाद इनका जो पुत्र होता है वो उत्तराधिकारी बनता है, उसका नाम अग्निमित्र है। पुष्यमित्र के शासनकाल में वह विदिशा का उपराजा था। जब पुष्यमित्र राजगद्दी पे बैठे हुए थे, शासन कर रहे थे, उस समय अपने बेटे को जो क्या किया गया, उपराजा बना दिया था। विदिशा का मतलब एक तरह का गवर्नर बना रखा था, जैसे अशोक उस समय गवर्नर थे अपने पिता बिंदुसार के समय ही। उस समय ये विदिशा के उपराजा या गवर्नर टाइप में शासन कर रहे थे। पुष्यमित्र को उद्भिज की भी कहा जाता है, मतलब इनका जो दूसरा नाम है वो है उद्भिज। यहां तक आपको किसी तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछते चलिएगा। फिर सुंग काल में क्या हुआ, विदिशा का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? सांस्कृतिक एक और राजनीतिक महत्व। सांस्कृतिक महत्व इसलिए बढ़ गया था क्योंकि ये वैदिक काल ब्राह्मण थे, तो वैदिक कर्मकांडों को महत्व देंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे, तो सांस्कृतिक महत्व इसलिए बढ़ रहा था। सुंग वंश के नवे शासक जो थे ना, भागभद्र के शासन काल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक एंटियोक्विट्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। सुंगों की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। तो ये गरुड़ स्तंभ आप जो देख रहे हैं ना, इनका जो था ये राज्य चिन्ह के समान था। तो वासुदेव के सम्मान में इन्होंने गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। मनुस्मृति की वर्तमान स्वरूप की रचना इसी काल में हुई थी। मनुस्मृति जो अंबेडकर जी ने मनुस्मृति की आहुति दी थी या जलाया था उसको, तो जलाने का मतलब था कि उसकी जो कुरीतियां थी उसका विरोध करने के लिए उन्होंने इसको जलाया था। तो ये मनुस्मृति के बारे में जो आज का मनुस्मृति थी, उस मनुस्मृति में जो बातें लिखी गई थी वो इसी काल में लिखी गई थी। इस काल में क्यों लिखी गई थी? जैसे मैंने बताया ब्राह्मण के थे, तो उसी समय ये मनुस्मृति की रचना की गई थी और ब्राह्मणों को उच्च बताया गया था मनुस्मृति के अनुसार। सुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ।
संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान इसी काल में हुआ। सारा रीजन आपको धीमे धीमे पता चलते रहेंगे, हर एक बात का एक एक मतलब है, उसका रीजन क्या है। आप जब ये समझने लगेंगे कि अगर संस्कृत की भाषा का पुनरुत्थान या संस्कृत भाषा का फिर से जन्म हो रहा, वो उसको विकास हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ब्राह्मणवादी शासन था, तो ब्राह्मणवादी थे, तो वो संस्कृत को अपना महत्व ज्यादा देंगे। इसी तरह से ये बातें होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, तो इतिहास आपको बिल्कुल सरल लगने लगेगा। इसके उत्थान में पतंजलि का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा है। जो पतंजलि थे, इन्होंने जो पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी किताब लिखी है, उस पर इन्होंने महाभाष्य लिखा था। शुंग काल में स्तूपों के निर्माण में पाषाणों का प्रयोग होने लगा। अभी तक जो थे ना, पाषाणों का प्रयोग होने, स्तूप बनाने लगे थे, तो स्तूप में क्या होता है, पाषाण पत्थरों का इस्तेमाल करने लगे थे। ठीक है, भरूच व बोध गया के स्तूपों व तोरण द्वारों का निर्माण शुंग काल में हुआ। जो भरूच और बोध गया का स्तूप है, जो उसका तोरण तोरण क्या होता है, जो प्रवेश, जैसे आप मंदिर जाते हैं, अपने घर जाते हैं, घर के बाहर जो गेट होता है ना, जो चौखट बनी होती है, वही तोरण होता है, उसको तोरण कहा जाता है। तो मंदिरों में जो होता है उसको तोरण कहते हैं। तो तोरण द्वारों का निर्माण शुंग काल में ही हुआ था। इन तोरण द्वारों पर जातक कथाओं का अंकन लोग धर्म से संबंधित चित्र तथा गौतम बुद्ध से संबंधित चित्र प्राप्त होते हैं, किंतु शुंग काल में बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन शुरू नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो तोरण होते हैं, द्वार होते हैं, उसमें कुछ चित्रकारी की गई होती। इन चित्रकारी में क्या होता है, जातक कथाएं, मतलब जातक कथाओं के बारे में, उन चित्रों के बारे में, ये सारे चित्र के रूप में दर्शाए गए होते हैं। लेकिन क्या हुआ था, बुद्ध का मनुष्य के रूप में अंकन, मतलब उनकी प्रतिमा बनने का काम अभी चालू नहीं हुआ था। इस काल में तो चालू नहीं हुआ था, शुंग काल में। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन से, भवभूति की हत्या करके उसके प्रधानमंत्री जो से वासुदेव जो थे, उसने 75 ईसा पूर्व कर्ण वंश की नींव डाल दी थी। तो इनके जो आप इनके जो प्रधानमंत्री होंगे, आखिरी शासक भवभूति के, तो इन्होंने इनके प्रधानमंत्री वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की नींव रखी और इनकी हत्या कर दी। तो ये शुंग वंश का। अब हम लोग दूसरा वंश देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे कर्ण वंश के बारे में कि कर्ण का क्या था। उन्होंने, जैसा कि आपको बताया, वासुदेव ने इनकी हत्या करने के बाद कर्ण वंश की नींव रखी थी। इस वंश की स्थापना 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने की थी। वासुदेव के बाद भूमि में नारायण व सुशर्मा शासक हुए। सुशर्मा की मृत्यु के साथ ही कर्ण राजवंश समाप्त हो गया। देखिए, जो जितना मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कर्ण वंश है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं, इसलिए इसको हम लोग डिटेल से नहीं देखेंगे। बस इतना आप जान रखिए, 75 ईसा में वासुदेव ने की थी और इनके ये शासक हुए थे। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा अगर मौर्य काल में वंश रखता है तो वो है सातवाहन वंश। इनके कई शासक हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल जाने, इनके समाज, इनकी संस्कृति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सातवाहन वंश की बात करें, इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। ठीक है, सिमुक ने इस वंश की स्थापना की थी। पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र जाति कहा गया है। इनका निवास स्थान महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान था, मतलब इनका जो निवास स्थान था वो महाराष्ट्र में था। सिमुक ने कर्ण नरेश सुशर्मा को पराजित किया था। जो कर्ण नरेश थे उनको सुशर्मा उनको सिमुक ने क्या किया था, पराजित किया था युद्ध में। जैन परंपरा के अनुसार सिमुक ने बौद्ध एवं जैन दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया। मतलब आप देख रहे हैं ना, इससे क्या हमको पता चलता है, जैन परंपरा के अनुसार सिमुक जो शासक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म का मंदिर हो, जैन धर्म का हो, उन दोनों मंदिरों का निर्माण कराया था। मतलब ये आपको लिबरल दिखेंगे, उदारवाद दिखेंगे, कि ये सभी धर्मों को समानता की बात करते हैं, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए तो वो मंदिर बौद्ध हो, जैन हो, सनातन वाला हो, ब्राह्मण वाला हो, सबको फलने फूलने का समय मौका मिलता है। सातकर्णी प्रथम इस वंश का प्रथम योग्य शासक था। जो सातकर्णी प्रथम होते हैं ना, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है सातकर्णी। हम लोग देखेंगे इसको क्यों माना जाता है, सातकर्णी ही को प्रथम जो है, इसको प्रथम योग शासक की संज्ञा, उपमा क्यों दी गई या संज्ञा क्यों दी गई। उसकी उपलब्धियों का ज्ञान नायका के नाना घाट अभिलेख से होता है। जो नायका की नाना घाट अभिलेख, उससे हमें इसके बारे में पता चलता। उसने 2 अश्वमेघ व 1 राजसूय यज्ञ कराया था। मतलब 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए और 1 राजसूय यज्ञ कराए। अश्वमेघ यज्ञ मतलब क्या होता है कि राजसूय यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ दिया जाता, वो जिस क्षेत्र से जाता है और कोई भी राजा उसका विरोध नहीं करता, तो वो क्षेत्र उस राजा के जो अश्वमेघ यज्ञ या राजसूय यज्ञ कर रहे हैं,
वो उसके अधीन माना जाता है। अगर रोकता है कोई राजा, तो उस राजा से उसको युद्ध करना होता है। सातवाहन राजा हाल एक प्रसिद्ध कवि, एक विद्वान का आश्रयदाता था। उसने गाथा सप्तसती नामक प्राकृत भाषण श्रृंगार रस प्रधान एक काव्य भी लिखा हुआ था। जो सातवाहन राजा था ना हाल, वो एक कवि भी था, कविताएं भी लिखता था, विद्वानों को और कवियों को, मतलब कवि का प्रेमी था, कविताओं प्रेमी था, और उसी तरह के कवि और विद्वानों को वो आश्रय भी देता था अपने अपने राज्य में। उसने गाथा सप्तसती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार लिखा था, रस प्रधान एक काव्य लिखा था। श्रृंगार रस जो होता है उसमें एक काव्य लिखा था उसने। इसमें प्रेम गाथाओं का वर्णन है, मतलब इसमें प्रेम के बारे में, प्रेम कहानियों के बारे में इसमें देखने को मिलता है। हाल की रानी जो थी मल्यावती, संस्कृत की ज्ञाता थी। जो मल्यावती इनकी रानी थी वो संस्कृत की ज्ञाता थी, उनको संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। अब हम लोग देखेंगे इनके जो शासक एक एक हुए उनके बारे में। जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात करें तो यह इस वंश का 23वां और सबसे महान शासक था। जो ये इनका वंश था ना, इसका सबसे महान शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी, और ये 23वां शासक था। मतलब कितना लंबा ये राजवंश है, आप इसके शासकों के क्रम से देख सकते। 23वां शासक तो यही था, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इससे आगमन निलय अर्थात वेदों का आश्रय भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम जो है ना, वेदों का आश्रय भी इसको कहा जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के अभिलेखों के अनुसार उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। 3 समुद्रों का पानी पीते थे कि मतलब तीनों दिशाओं में इसका राज्य फैला हुआ था, शासन था। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ था। जहाज का मतलब चित्र बना हुआ था कि इसका मतलब हुआ कि इनका जो क्षेत्र था समुद्र के, जो समुद्र के द्वीप समूह है ना, वहां तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था। इसके बारे में हमें जानकारी, एक अनुमान मिलता है कि इनका क्षेत्र समुद्र के तट तक फैला हुआ था, तभी इनके सिक्कों में जहाज के चित्र अंकित थे। अब हम लोग देखेंगे विशिष्टि पुत्र पुलुमावी क्या था, इनकी क्या विशेषताएं थी। आंध्र प्रदेश और विजय के कारण उसे प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। जो आंध्र प्रदेश है उस पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी पहली बार, इसीलिए उसे प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। हर एक शब्द का आप मतलब समझते चलिएगा कि प्रथम आंध्र सम्राट का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि अभी तक सातवाहन शासक जो थे उनके किसी भी शासक ने आंध्र प्रदेश पे विजय प्राप्त नहीं की थी। वो पहले शासक विशिष्ट पुत्र पुलुमावी थे, जिसलिए उनको प्रथम आंध्र सम्राट की भी संज्ञा दी जाती है या उनका दूसरा नाम रखा गया है। पुलुवामी ने अपनी राजधानी गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान को बनाया था। गोदावरी नदी महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है ना, उस किनारे पर प्रतिष्ठान एक जगह है, उसको अपनी इन्होंने राजधानी बनाया था राज्य की। पुलुमावी ने अमरावती के स्तूप के चारों वेस्टिनी का निर्माण कर स्तूप को संवर्धित किया। अमरावती का जो स्तूप है ना, उसके चारों एक ऐसे जो दीवार होती है ना, उसको वेस्टिनी का निर्माण कर स्तूप को संवर्धित किया, मतलब उसको सुरक्षा प्रदान कराई थी। पुलुमावी शक शासक रुद्रदामन से पराजित हुआ था। जो शक शासक थे, शक क्या थे, हुणों की एक जाति थी शक, अभी हम लोग पढ़ेंगे उनका आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो पुलुमावी जो शक शासक था ना रुद्रदामन, उससे पराजित हुआ था, लेकिन उसने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह कर अपनी स्थिति मजबूत करी। जब पुलुमावी अब शक शासक रुद्रदामन से पराजित हो गया तो उसने उसकी पुत्री से विवाह कर लिया और अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। कन्हेरी अभिलेख में भी इसका वर्णन है। जो कन्हेरी का अभिलेख है ना, उसमें भी इसके बारे में हमको मालूम चलता है, जानकारी मिलती है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के अभिलेख ही सातवाहन वंश के आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाले सबसे प्राचीन अभिलेख है। जो पुलुमावी के अभिलेख है ना सातवाहन वंश के आंध्र प्रदेश में, वो सबसे प्राचीन अभिलेख है। पुराणों में पुलुमावी को पुलोमा कहा गया है, ठीक है। जो पुराण है उसमें पुलुमावी को पुलोमा की संज्ञा दी गई है। नासिक अभिलेख में उसे दक्षिणापथेश्वर मतलब दक्षिण के स्वामी भी कहा जाता है। अब हम लोग यज्ञ श्री सातकर्णी के बारे में देखते हैं। यह इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था, मतलब सातवाहन का सबसे अंतिम शासक यज्ञ श्री सातकर्णी था।
उसने शकों द्वारा जीते गए भूभाग को पुनः जीत लिया। जो शकों ने इसके क्षेत्र, सातवाहन वंश के जो क्षेत्र थे, शकों ने जीत लिए थे युद्ध में हरा के इनके शासकों द्वारा, उसने क्या किया, उसको वापस युद्ध में वापस प्राप्त किया। इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए जो इसके समुद्र प्रेम व व्यापार के प्रति लगाव को दर्शाते हैं। मछली व शंख के चित्र भी यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर मिलते हैं। जो मछली और शंख है ना, उसके चित्र भी यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर हमको देखने को मिलते हैं। अब हम लोग सातवाहन जो राज्य था, साम्राज्य था, ठीक है, वंश था, उसके समाज के बारे में जानेंगे कि सातवाहन का समाज क्या था, उसकी संस्कृति के बारे में देख लेते हैं और उसके प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। इससे हमको मेंस में क्वेश्चन बनते हुए दिखते हैं और मेंस में हम लोग को इसके आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते हुए चलना है। सातवाहनों कुषाणों की भांति सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। जो कुषाण आते हैं, सातवाहन कुषाण आते हैं, वो सोने के सिक्के जारी करते हैं, लेकिन सातवाहनों ने सोने के सिक्के तो जारी नहीं किए थे, लेकिन सोने का प्रयोग जो होता ना, बहुमूल्य धातु के रूप में किया जाता था। मतलब सिक्के इन्होंने जारी नहीं किए सोने के, लेकिन सोने के उपकरण हो गए, कुछ चीजें हो गई, उसका प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में ये लोग करते थे। उनके अधिकांश सिक्के शीशे के बने होते हैं। शीशे की एक धातु होती है जिसके ये लोग सिक्के बनाते थे, सातवाहन लोग। ये आपको याद रखना, ये एक तरीके का फैक्ट है कि अधिकांश सिक्के शीशे के सातवाहनों ने जारी किए थे। सोने का बहुमूल्य धातु के रूप में प्रयोग करते थे। कुषाणों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। सातवाहनों ने प्रोटीन, तांबे व कांसे की मुद्रा भी चलाई थी। इन्होंने प्रोटीन की एक धातु होती है, तांबा होता है और कांसा होता है, इस तरह के सिक्के भी इन्होंने जारी किए थे। भारी मात्रा में मिले सातवाहन एवं रोमन सिक्कों से बढ़ते हुए व्यापार की ओर संकेत मिलता है। मतलब इनके सातवाहन एवं रोमन सिक्के हमको मिलते हैं। इनके जो वंश साम्राज्य का जो समय काल है, उसी समय काल में हमको रोमन के सिक्के भी मिलते हैं और इनके सिक्के भी मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों रोमन और सातवाहनों के बीच अच्छा व्यापार होता था, व्यापारिक संबंध अच्छे थे और व्यापार खूब बढ़िया चल रहा था। यहाँ कपास का भारी मात्रा में उत्पादन होता है, क्योंकि महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है और वहाँ पे काली मिट्टी मिलती है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें आपको पता चले, महाराष्ट्र के क्षेत्र में काली मिट्टी प्राप्त होती है। काली मिट्टी में क्या होता है कि कपास की खेती की जाती है, इसलिए हमें कपास का भारी उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है क्षेत्र में। भरूच इस समय का प्रमुख बंदरगाह था, वह व्यापारिक केंद्र भी था। ठीक है, जहां से बंदरगाह होगा वहीं से तो व्यापार होगा, तो ये प्रमुख स्थल था इनका व्यापार करने के लिए। जब आपका दूसरे देशों से व्यापार इसी बंदरगाह से हुआ करता था। व्यापार में चांदी व तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था। तांबे के भी सिक्के यूज करते थे और चांदी के भी सिक्के प्रयोग करते थे, जिसे कसापण कहते थे। इस सिक्के का नाम क्या था? कसापण था। सातवाहन काल में छिन्न भिन्न होती वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया गया। सातवाहन काल में क्या होती थी, वर्ण व्यवस्था जो थी ना हट गई थी, उसमें भेदभाव की जैसे कमी आई, लेकिन फिर से इसको वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया गया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में डिवीजन किया गया था। सातवाहन का समाज 4 जातियों में बटा हुआ था। जो सातवाहन काल का समाज था उसको 4 जातियों में या 4 भागों में बांटा गया था, जिसका आधार क्या था? व्यवसाय था, जाति नहीं थी। लेकिन ये जो जातियां बांटी गई थी इसका आधार व्यवसाय था। ये भी ब्राह्मण थे, लेकिन इनका व्यवसाय जो था वो मतलब जो जातियों का बंटवारे का था, जाति का ना होके व्यवसाय था। जन्म के आधार पे ना होके कर्म के आधार पे, जो काम आप कर रहे हैं उसके आधार पे आपकी जाति निर्धारित होती है और 4 भागों में बांटी गई थी। सातवाहन कालीन समाज और प्रशासन में मात्र सत्तात्मक ढांचा था। मतलब ऐसा माना जाता है कि सातवाहन समाज जो था ना, यह मातृवंशीय था। लेकिन ऐसा अगर मातृवंशीय होता तो कोई भी शासक जो होता वो उनकी बेटी भी हो सकती, पुत्री या हो सकती थी, कोई लेडीज या महिला होनी चाहिए थी। लेकिन हमको ये देखने को नहीं मिलता है कि कोई भी शासिका इस समय मतलब कि राजगद्दी पे बैठी थी। तो ये मात्र सत्तात्मक हमको किस तरह से पता चलता है? इसलिए मालूम चलता है क्योंकि इनके जो शासक हैं उनके नाम, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो गौतमी मतलब लड़की का नाम लगता है, इनकी माता का नाम था गौतमी, तो उनके नाम का सबसे पहले प्रयोग करना, इससे लगता है कि ये मात्र सत्तात्मक राज्य था। तो इस काल की 2 रानियां नागनिका व गौतमी बाल के प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा को सातवाहनों ने प्रारंभ किया। हालांकि उन्होंने अधिकतर भूमि दान बौद्ध भिक्षुओं को दिए। मतलब इन्होंने क्या कहते, ब्राह्मण भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ की थी और उन्होंने
अधिकतर जो भूमि दान है ना, बौद्ध भिक्षु को ही दिए थे। बौद्ध जो दीक्षा लेने आते हैं उनको इन्होंने भूमि का दान दिया था। इस भूमिदान की प्रथम प्रशासनिक विकेंद्रीकरण एवं सामंतवाद को जन्म दिया। इसी ने ही भूमिदान की प्रथा जो है ना उसको प्रशासनिक विकेंद्रीकरण किया और सामंतवाद को यहीं से जन्म माना जाता है, क्योंकि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में प्रशासनिक अधिकारों को भी वेतन के बदले में कर्मक भूमि दान दी जाने लगी। और इसी समय जब हम लोग गुप्त काल पढ़ेंगे और गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको वेतन न दे जाके कर मुक्त भूमि दी जाने लगी, जिससे वो उसमें कर नहीं लिया जाता था और भूमि उनको दान में दे दी जाती थी। सातवाहन प्रशासन मौर्य प्रशासन की अनुकृति था। उनके समय में जिलों को मौर्य काल की तरह आहार कहा जाता था। जिले जो थे ना मौर्य काल में उसी की तरह इनको भी इस समय भी आहार ही कहा जाता था। जिलों का नाम क्या था? आहार था। जैसे आपको इसमें पूछा जा सकता है कि सातवाहन समय में राज्य को या जिलों को किस नाम से जाना जाता था, तो वो उसका नाम था आहार। ठीक है। गांव का प्रशासक क्या था? गौलमिक कहलाता था। गांव का जो प्रशासन करने वाला था, अधिकारी था, उसको क्या कहा जाता? गौलमिक कहा जाता था। गौलमिक क्या नाम था? प्रशासक का नाम था। गौलमिक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। सैनिक टुकड़ियां मतलब सैनिकों का जो हेड होता है वो कौन होता था? गौलमिक होता था। सामंतों की तीन श्रेणियां होती थी। सामंत जो थे उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया था सातवाहन में। उन 3 श्रेणियों के बारे में लोग देखते हैं। प्रथम श्रेणी में राजा, द्वितीय श्रेणी महाभोज और तृतीय श्रेणी जो थी वो सेनापति की थी। तो इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया था सामंतों को। व्यापारियों और शिल्पियों में महायान बौद्ध धर्म प्रचलित था। जो व्यापारी वर्ग था या शिल्पी वर्ग था उस समय इनमें जो बौद्ध धर्म था, जैसे हम लोग बौद्ध धर्म में पढ़ा था हीनयान महायान 2 संप्रदाय थे, तो उसमें जो महायान वाला था ना वो ज्यादा प्रचलित था। बल्कि समाज वैष्णव एवं शिव धर्म की प्रधानता थी। और समाज में जो था ना वैष्णव धर्म और शिव धर्म की प्रधानता थी, ये ज्यादा प्रचलित था। क्योंकि हम लोग ने जाना था जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ रहे थे कि वैदिक काल का जो हम लोग के कर्मकांड चले आ रहे थे, ब्राह्मण चले आ रहे थे, शंकराचार्य ये सब जो हुए, इन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया, अपनी कुरीतियों को अंकुश लगाया और बौद्ध धर्म अपने सनातन धर्म को पुनरुत्थान किया। और बौद्ध धर्म के बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पतन इसलिए भी क्योंकि राज की संरक्षण नहीं मिल पाया। क्योंकि मौर्य काल के बाद जो काल वंश आते हैं वो मुख्यतः ब्राह्मण होते हैं, लेकिन कुछ वंश होते हैं जैसे सातवाहन वाले, वो दोनों तीनों धर्मों को बराबरी की प्रधानता देते हैं। लेकिन ईंटों के मंदिरों का सर्वप्रथम निर्माण इक्ष्वाकुओं ने किया था। जो ईंटों के मंदिर आपने ये आपको यूपीएससी का जो 2020 का 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था ना उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ईंटों के बारे में, ईंटों के मंदिरों का सर्वप्रथम निर्माण इक्ष्वाकुओं ने किया था। इस तरह के क्वेश्चन शायद देखने को उसमें आया था। 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे। मैं आपको दिखाऊंगा जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इस समय सबसे महत्वपूर्ण चैत्य कार्ले एवं स्तूप अमरावती वाला था। जो इस समय को चैत्र था ना वो कार्ले का चैत्र था और स्तूप था अमरावती का। शिल्पियों में गंधिकों का बार बार उल्लेख मिलता है। गंधिक इत्र बनाते थे। जो ये इत्र बनाने वाले थे ना वो गंधिक थे। सातवाहनों की राज की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। इनकी जो राज की भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी और जो लिपि थी मतलब जो लिखने वाली थी वो ब्राह्मी लिपि थी। विदेशी जाति मतलब विदेशी आक्रमणकारी जो भारत में आए उनके बारे में लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इंडो ग्रीक वाला देखते हैं कि इंडो ग्रीक में क्या था। सिकंदर की मृत्यु के बाद पश्चिमी एशिया में सेल्यूकस ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। जो सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद एशिया पश्चिमी एशिया जो है आपका उसमें सेल्यूकस निकेटर जो होता है ना उसने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। का मतलब क्या होता है? अपने शक्ति को बढ़ाया और पूरे क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। उसके पौत्र जो थे एंटीओकस के समय बैक्ट्रिया और जो पर्सिया या पार्थिया था वहां पे 250 ईसा पूर्व में विद्रोह करके स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसका शासक डियोडाटस प्रथम था। ये वहां के शासक बने थे। सिकंदर के आक्रमण पश्चात भारत के उत्तर पश्चिमी बैक्ट्रिया में यूनानी बस्ती बस गई थी। जब सिकंदर के आक्रमण हुआ था उसके बाद क्या हुआ था? उत्तर पश्चिमी बैक्ट्रिया जो था ना वहां यूनानी बस्ती बस गए थे। यूनानी लोग वहां पे अपनी बस्तियां अपने घर बना के वहां पे रहने लगे थे, जिन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य में यमन कहा गया था। ठीक है, यमन कहा जाता है।
डेमेट्रियस ने 183 ईसा पूर्व के लगभग भारतीय सीमा में प्रवेश कर पंजाब के कुछ भागों को जीतकर सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। जो डेमेट्रियस था ना, उसने क्या किया था 183 ईसा पूर्व में जो भारतीय सीमा थी पश्चिम वाली उसमें प्रवेश किया और पंजाब का जो क्षेत्र है, आज का पंजाब अपने भारत का और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, उन सबको उसको जीत लिया और वहां पे अपनी राजधानी सियालकोट को बनाई थी। सियालकोट को अपनी राजधानी बनाई। डेमेट्रियस प्रथम इंडो ग्रीक शासक था। जो डेमेट्रियस था ना, वो प्रथम इंडो ग्रीक का शासक था जिसने भारत में अपना राज्य स्थापित किया तथा यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलाए। तो ये देखिए, डेमेट्रियस जो था सबसे पहले क्या हुआ था, ये आया पंजाब के क्षेत्र में अपना क्षेत्र जीता और अपना राज्य स्थापित किया इसने। और इसने दोनों यूनानी में भी अपने सिक्के चलाए और खरोष्टी लिपि दोनों लिपियों में इसने अपने सिक्के जारी किए थे। डेमेट्रियस के बाद यूक्रेटाइड्स ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। सबसे प्रसिद्ध यवन शासक मिलांडर था। ठीक है, जो सबसे प्रसिद्ध शासक जो हुआ था वो मिलांडर हुआ था। यह डेमेट्रियस कुल का ही था, डेमेट्रियस वंश का ही ये शासक था। इसे भारतीय बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है। आपने मिलिंद पन्हों के नाम से जाना होगा, मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, इसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। इसने क्या किया था ना, बौद्ध भिक्षु जो थे नागसेन, उनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और प्रसिद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में नागसेन व मिलांडर की दार्शनिक वार्ता संकलित है। मिलांडर की राजधानी साकल थी। जो मिलिंद पन्हों है ना, उसमें क्या है कि ये नागसेन से प्रश्न पूछते हैं, तो इसीलिए उस किताब का नाम जो है मिलिंद पन्हों रखा गया है। और मिलांडर की जो राजधानी थी वो साकल थी। साकल को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया हुआ था। इंडो ग्रीक शासकों से पूर्व भारतीय सिक्कों पर राजा का नाम व तिथि उत्कीर्ण नहीं की जाती थी। जो इंडो ग्रीक शासक आए हैं उसके बाद से ही सिक्कों पर राजा का नाम और तिथि, डेट, कब से कितने साल या वर्ष तक उन्होंने शासन किया, वो पूरा डिटेल सिक्कों के ऊपर उत्कीर्ण किया जाने, मतलब लिखा जाने लगा। लेकिन इस काल के पहले तक सिक्कों पर किसी भी वंश का नाम, शासक का नाम या तिथि नहीं लिखी जाती थी। इंडो ग्रीक शासक अगास्थोक्लीज के कुछ सिक्कों पर वासुदेव तथा बलराम की आकृतियां अंकित हैं। इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के तथा सोने के सिक्के जारी किए थे। जो इंडो ग्रीक थे ना, उन्होंने उन्हीं शासकों ने सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के, मतलब लिखे हुए सिक्के और सोने के सिक्के जारी किए थे। भारत सर्वप्रथम सोने के सिक्के मिलांडर ने ही चलाए थे, लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। सबसे ज्यादा सिक्के जो थे वो कुषाणों ने जारी किए थे। मिलांडर की कांस्य मुद्राओं पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। जो कांसे की मुद्रा है ना मिलांडर की, उसमें क्या धर्म चक्र का चिन्ह देखने को मिलता है। मिलांडर ने परिभाषिक लेख युक्त मुद्राएं चलाई थी। ग्रीक आक्रमण भारतीय ज्योतिष, सिक्कों, नाटक एवं कला, विशेषता मूर्ति कला पर प्रभाव डाला है। जो ग्रीक लोग भारत पे आक्रमण करने आए तो इनका कुछ प्रभाव भारतीयों पर भी पड़ा। भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय अर्थव्यवस्था पड़ा और कुछ प्रभाव उनके जो ग्रीक वाले थे उन पे भारतीय समाज का प्रभाव पड़ा। तो ग्रीकों का प्रभाव भारतीय ज्योतिष जो शास्त्र है उसमें पड़ा, सिक्कों पे पड़ा। क्योंकि सिक्के अभी तक देखिए क्या था कि नाम के बिना, तिथि के बिना चल रहे थे, लेकिन इनके आने के बाद वो सिक्कों पे नाम लिखा जाने लगा, तिथि लिखी जाने लगी, किस शासक ने कितने वर्ष तक शासन किया इस बारे की डिटेल उन सिक्कों पर लिखी जाने लगी। नाटक के ऊपर प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ जो मूर्ति बनती है, गांधार आप कला देखेंगे, आप मथुरा कला जब हम लोग पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में, तब आप उसका प्रभाव, ग्रीक मूर्ति का प्रभाव देखेंगे कि वहाँ के देवता जो अपोले हुए हैं उनका प्रभाव कितना पड़ता है बौद्ध की मूर्तियों पर। ये सारी चीजें जो हैं हम लोग आगे देखेंगे। गांधार मूर्ति कला स्पष्टतः यूनानी प्रभाव से प्रेरित। जो गांधार की मूर्ति कला है वो यूनानी कला से प्रेरित है। वहां के यूनान के देवताओं के बाहुबली टाइप का, मतलब कि 6 पैक्स एकदम हट्टे कट्टे और उस तरह का बनाया जाता था। तो उस तरह का प्रभाव आप बौद्ध जब मूर्ति पढ़ेंगे, बौद्ध मूर्ति कला पढ़ेंगे, जब उसमें हम लोग देखेंगे गांधार मूर्ति कला में, तो ये सारी विशेषताएं उसमें हम लोग को देखने को मिलेगी। महाभारत यमुना को सर्वज्ञ यवन कहा गया है तथा यह कहा गया कि यद्यपि यवन मलेच्छ है किंतु अपने ज्ञान के कारण पूजनीय है। इनका कहना कि ये यवन जो है ना मलेच्छ है, लेकिन इनका ज्ञान जो है ना, ज्ञान के कारण इनकी पूजा होती है, पूजनीय है। और सर्वज्ञ यवन कहा गया है किसने? महाभारत यमुना को। यमुना जो नदी है उसको सर्वज्ञ यवन कहा गया है। अब हम लोग पार्थियन या पल्लव के बारे में जान लेंगे। इनका मूल निवास स्थान क्या था? ईरान था। ये ईरान के रहने वाले थे। ये मूलतः ईरान से यहां पे आए थे।
भारतीय साहित्य में इनको शकों के साथ उल्लेखित किया गया है तथा दोनों को शक पल्लव कहा गया है। मतलब ये मतलब भारतीय इतिहास काल में बात की जाए तो भारतीय साहित्य की बात की जाए तो ये शक जो थे ना उनके साथ ही इनको मिला के देखा जाता है और इनको शक पल्लव कहा गया है। एक शक हो गया अलग और इनको शक पल्लव भी कहा जाता है। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गोंडो फर्नीस था। गोंडो फर्नीस के तख्तेबाही अभिलेख जो पेशावर में है वो उसमें क्या था कि मैं खुद को गुदवहर कहा गया है, उसमें गुदवहर की संज्ञा अपने आप को कही गई है। उसके शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आए थे। जो सेंट थॉमस थे ना, इनके संत, ईसाइयों के जो संत होते हैं वो सेंट थॉमस थे। वो इसी समय भारत पे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने आए हुए थे। इस साम्राज्य का अंत कुषाणों द्वारा किया गया था। फिर इसके पार्थियन या पल्लव जो थे इनका अंत कुषाणों ने कर दिया था। गोंडो फर्नीस की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। वोनोनीज भारत में पहले पल्लव शासक था, जबकि पार्थियन साम्राज्य का वार्षिक संस्थापन मित्रदान प्रथम था। अब हम लोग शक के बारे में देखते हैं। पल्लव के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है, इसके हम लोग शक देखेंगे। सबसे ज्यादा जो सातवाहन है शक है और उसमें हम लोग कुषाणों को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। शक की बात करें तो शकों को भारतीय साहित्य में सीथियन कहा गया है। क्या कहा गया? सीथियन। शकों का दूसरा नाम क्या है? सीथियन है। क्वेश्चन आपको इस तरह से बनते हुए देखने को मिल सकते हैं पीसीएस वालों में। भारत में पहला शक शासक क्या था? मावेज या माउस था? इसका पहला शक शासक कौन था? तो मावेज था या माउस था? साथ में शकों की 5 शाखाएं थी। भारत में शक जो थे 5 क्षेत्रों में विभाजित थे। अब हम लोग 5 क्षेत्र देखते हैं कि कहां पे शकों का शासन था। तो 5 शाखाएं थी। एक अफगानिस्तान के शक थे, पंजाब में शक थे, मथुरा के शक, पश्चिमी भारत और ऊपरी दक्कन वाला जो क्षेत्र वहां के शक थे। शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। जो शक के राजा थे, हम लोग महाराजा धीराज इस तरह की उपमा देते थे। तो उसी तरह के शक जो राजा थे, हम लोग इनको राजा ना कह के ये लोग क्या कहा जाता था? क्षत्रप कहा जाता था। कि शकों की भारत में 2 शाखाएं थी। उत्तरी क्षेत्रीय क्षत्रप थे तक्षशिला मथुरा और पश्चिमी क्षत्रप थे नासिक और उज्जैन। ये 2 तरह के राजा थे। पश्चिमी क्षत्रप में क्षयरात वंश का नहपान तथा कार्दमक वंश का रुद्रदामन अधिक प्रसिद्ध थे। पश्चिमी क्षत्रप जो था ना उसमें क्षयरात वंश का नहपान आता था और कार्दमक वंश का रुद्रदामन अधिक प्रसिद्ध थे। शकों ने पश्चिमी भारत में लगभग 4 सदियों तक शासन किया। 4 सदियों मतलब हो गया मतलब आपका 400 सालों तक पश्चिमी भारत पे शकों ने शासन किया था और बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए थे। शकों ने सबसे ज्यादा सिक्के किस धातु के चलाए थे? तो वो चांदी के चलाए थे और इन्होंने 400 सालों तक भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर शासन किया था। अब चस्टन वंश आता है। एक चस्टन वंश का क्या विशेषता है वो देखते हैं हम लोग। चस्टन वंश का संस्थापक यशोमोतिक है। यशोमोतिक का पुत्र चेस्टन था। रुद्रदामन ने गिरनार की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत करी थी। जो रुद्रदामन थे ना उन्होंने गिरनार की, जो आपने सुदर्शन झील का नाम सुना होगा, उसकी मरम्मत कराई थी। इस झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। इस समय सौराष्ट्र का प्रांतपाल सुविशाख था। तो जो सुदर्शन झील थी वो मौर्य काल में उनके मंत्री ने बनवाई थी और उसका निर्माण होने के बाद जो उसकी मरम्मत का कार्य था वो किसने कराया था? रुद्रदामन ने कराया था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख था। संस्कृत भाषा में जो हमको अभिलेख दिखता है सबसे पहले वो था जूनागढ़ का रुद्रदामन का अभिलेख। इससे पूर्व के सभी अभिलेख जो थे प्राकृत भाषा में थे। इसी में संस्कृत को राज्य शिक्षण दिया गया था। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठ के पुत्र पुलुमावी को 2 बार पराजित किया था। जो रुद्रदामन था उसने सातवाहन शासक जो थे, जैसा कि अभी हम लोग सातवाहन जब पढ़ रहे थे उसमें हमने जाना कि सातवाहन शासक जो था वशिष्ठ के पुत्र जो थे पुलुमावी, उसको उसने हराया था और इन्होंने क्या किया था? इसकी पुत्री से विवाह कर लिया तो अपनी शक्ति को मजबूत किया था। तो इसने पराजित किया, किंतु निकट संबंधी होने का उसे छोड़ दिया था क्योंकि पुत्री से विवाह कर लिया तो दामाद बन गया उसका। रुद्रदामन चस्टन का पुत्र व जय दामन का पुत्र था। जो रुद्रदामन था वो चस्टन का पुत्र था और जय दामन जो था का पुत्र था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 4वीं शताब्दी में अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर शक शक्ति का उन्मूलन कर दिया। जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे, विक्रमादित्य ने, जो विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने ली थी गुप्त वंश के, उन्होंने क्या किया था? 4वीं शताब्दी में क्या किया कि अंतिम शासक जो थे रुद्र सिंह तृतीय उसको हरा दिया और शक वंश का
नाश कर दिया, उसको पूरा साम्राज्य को अस्त व्यस्त कर दिया। रुद्रदामन प्रथम गांधर्व विद्या मतलब संगीत में प्रवीण था। रुद्रदामन नामक सिक्का सख्त शासक रुद्रदामन नहीं चलाया था। रुद्रदामन नामक जो सिक्का था ना, उसको सख्त शासक रुद्रदामन नहीं चलाया था। भारत में सर्वप्रथम संस्कृत व तिथि लेख युक्त सिक्के सख्त शासक रुद्रदामन चलाए थे। अभी तक जो सिक्के चल रहे वो प्राकृत भाषा में चल रहे थे, लेकिन अब पहली बार इसने संस्कृत भाषा में और तिथि लिखे हुए सिक्के जारी किए थे। शक सातवाहन काल में सोने व चांदी के सिक्कों की विनिमय दर 1:35 थी, मतलब एक सोने का सिक्का 35 चांदी के सिक्कों के बराबर था। शकों ने छत्र प्रणाली ईरान से ग्रहण की थी। जो शकों की छत्र की प्रणाली है ना, ये प्रणाली क्या थी, ईरान में प्रचलित थी। वहां के राजा जो थे छत्र कहलाते थे। उस तरह की प्रणाली भारत में भी चालू की गई और इसको ईरान से इन्होंने ग्रहण किया था। अब क्षयरात वंश को हम लोग देख लेते हैं एक बार। भूमक सहरात या क्षयरात वंश का प्रथम शासक था। नहपान भूमक का उत्तराधिकारी था। जो भूमक था क्षयरात वंश का इसने स्थापना की थी, और भूमक जो था इसका पुत्र था और उसने इसका उत्तराधिकारी था। नासिक अभिलेख संख्या 10 के अनुसार नहपान के दामाद ऋषभ दत्त ने ब्राह्मणों व बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया था। कन्हेरी अभिलेख में कार्ले के बौद्ध संघ के लिए करजत ग्राम के दान का उल्लेख मिलता है। इसी अभिलेख में वर्णासा व प्रभास के ब्राह्मणों को गांव दान देने का उल्लेख हुआ है। शक मुद्राओं पर शिव पार्वती के चित्र मिलते हैं। शक मुद्राओं पर जो शक की मुद्रा है उस पर शिव और पार्वती के चित्र देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार कोई महान पराक्रम करने वाला रोमन सम्राट सीजर की उपाधि धारण करते थे, उसके भारतीय शासक विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे। आप देखेंगे ना, विक्रमादित्य की उपाधि कई शासकों ने, कई राजाओं ने ग्रहण की। 14 विक्रमादित्य या 13 विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में हुए हैं। तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध था, तथा मध्यकाल में हेमू अंतिम व 14वां शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि बहुत ही फेमस हो गई थी, और इस तरह विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले 14 विक्रमादित्य हो गए थे, जिसमें सबसे अंतिम कौन सा, हेमू था। आपने विक्रम और बेताल की कहानी सुनी होगी, जिसने वो एक क्वेश्चन पूछता है और उसका आंसर देने के बाद वो बेताल उड़ जाता है। तो वो विक्रमादित्य कौन से थे, वो गुप्त वंश वाले थे। लेकिन आपको 14 विक्रमादित्य देखने को मिलेंगे इतिहास में। मिलिंद पन्नों में भी शक जाति का उल्लेख है। चीनी लेखों में भी शक जाति के लिए सही नाम का उल्लेख किया। जो चीनी लेख हमको मिलता है उसमें शक जाति के लिए सही नाम का उपयोग किया गया। और मिलिंद पन्नों, जिसमें मिलिंद अपने नागसेन से प्रश्न पूछते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, उसको जो किताब है उसको ही मिलिंद पन्नों कहा गया है। जैसे मैंने, उसमें भी शक जाति का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कुषाण वंश के बारे में जानेंगे। ये यूची कबीले संबंधित है, मतलब ये यूची मतलब ये जनजाति समाज था जो इधर उधर अपने चारागाह के लिए भटकते रहते थे और यात्रा करते थे। ये उसी कबीले से संबंधित है कुषाण। कालांतम यूची कबीला 5 भागों में बट गया। जो यूची कबीले थे वो 5 भागों में बट गए और 5 क्षेत्रों में अलग अलग दिशाओं में चले गए। इनमें से कोई चाउ आंग शाखा ने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की। जो भारत में कुषाण वंश की स्थापना की उस शाखा क्या नाम था, कोई चाउ आंग। क्या नाम था, कोई चाउ आंग। कुजुल कडफिसस इस कुषाण वंश का प्रथम शासक था। जो कुजुल कडफिसस था वो कुषाण वंश का प्रथम शासक बनता है। इसके प्रारंभिक सिक्कों पर यूनानी राजा हर्मियस की आकृति उत्कीर्ण है। जो इसने प्रारंभिक सिक्के जारी किए थे उसमें यूनानी राजा हर्मियस थे ना, उसकी फोटो, उसका चित्र हमको देखने को मिलता है, जिससे सिद्ध होता है कि यह पहले हर्मियस के अधीन था। मतलब इससे हमको जानकारी मिलती है कि जो यहाँ पे ये शासन तो जरूर कर रहा था, लेकिन ये हर्मियस यूनान के जो शासक थे, राजा थे, उसके अधीन रह के ही कार्य कर रहे थे। इसने रोमन सिक्कों की नकल पर तांबे के सिक्के ढलवाए तथा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसने क्या किया था, रोमन के जो सिक्के थे उसकी नकल की और वहां पे तांबे के सिक्के ढलवाए या जारी कराए, और साथ ही इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इन सिक्कों की लिपि यूनानी व खरोष्टी दोनों थी। यूनानी भाषा में भी इसने सिक्के जारी किए और खरोष्टी भाषा में भी इसने सिक्के जारी किए। आप मुझे कमेंट बताइएगा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यूनानी भाषा और खरोष्टी लिपि में किस वंश के शासक ने भी सिक्के जारी किए थे। विम कडफिसस सर्वप्रथम इसने ही भारत में कुषाण वंश की सत्ता स्थापित की। जो विम कडफिसस था इसने ही भारत में कुषाण वंश की सत्ता स्थापित पूरी तरीके से की थी, उसका से विम कडफिसस को जाता है। विम ने बड़ी मात्रा में सोने एवं तांबे के सिक्के चलाए। विम शैव मत का अनुयायी था। शैव मत मतलब क्या होता है, जो विष्णु धर्म या आपका शिव धर्म जो होता है उसको मानने वाला जो मत था उससे उसका अनुयायी था। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी व त्रिशूल की आकृति मिलती है।
उसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। कुशाणों भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के भीम कटफिसस ने ही चलाए थे। जो भारत सोने के सिक्के जारी किए गए थे उसमें कुशाणों बता रहा हूं, कुशाणों में भारत में सबसे सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो जारी किए थे वो विम कटफिसस ने ही जारी किए थे। अब हम लोग कुशाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के बारे में जान लेते हैं। कनिष्क ने क्या क्या कार्य किए। जो कनिष्क था ना, उसने महानतम कुषाण शासक माना जाता है। कुषाण वंश का सबसे महान शासक, सबसे सफल शासक किसे कहते हैं, तो वो कनिष्क को कहते हैं, जो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको भारत सरकार ने भी अपनाया हुआ है। उसके शासनकाल में कश्मीर में कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। जब लोग बौद्ध धर्म, जैसा कि हम लोग जब बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे, बौद्ध धर्म में हम लोगों ने जाना था कि 4 बौद्ध संगतियां होती हैं, जिसमें चौथी बौद्ध संगति होती है उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की हुई होती है। वसुमित्र की अध्यक्षता जब होती है तो वो कनिष्क के एक शासनकाल में ही होती है। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध ग्रंथों पर जो टीकाएं लिखी गई उन्हें विभाषा शास्त्र कहा जाता है। विभाषा शास्त्र की रचना जो थी वसुमित्र ने की थी। जब हम लोग की बौद्ध संगति हो रही थी, मतलब कि बौद्ध धर्म की जो मीटिंग हो रही थी, संगति या एक सभा का आयोजन किया गया था, उस सभा में आपको देखा जाएगा कि जो बौद्ध ग्रंथ है उस पर टीकाएं लिखी गई। टीकाएं मतलब अपने अपने मत दिए गए थे, उन मतों का एक संग्रह किया गया था। उस संग्रह का जो विभाषा शास्त्र की रचना जो की गई थी वो विभाषा शास्त्र बन रहा। उस रचना किसने की थी, तो वसुमित्र ने ही की थी। फिर सारनाथ अभिलेख से कनिष्क के महाक्षत्रप खरपललाल व वंशपर का नाम मिलता है। उत्तर पश्चिम में लल्लल व लाइक उसके क्षत्रप थे। कनिष्क के साम्राज्य की प्रथम राजधानी जो थी वो पेशावर थी, या उसको पुरुषपुर भी कहा जाता था, और दूसरी राजधानी उसने मथुरा थी। कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। कनिष्क ने तक्षशिला में सिरकप नामक नगर स्थापना पर एक नए नगर का निर्माण किया था। देखिए, अब इस जो कंक्लूजन आपको मैं बताता हूँ, जैसे कनिष्क का साम्राज्य फैला हुआ था काफी क्षेत्र में, तो उसने 2 राजधानियां अपनी बनाई हुई थी। एक राजधानी आपका जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र पेशावर, उसको उस समय पुरुषपुर भी कहा जाता, उसको बनाया था। एक दूसरी राजधानी अपने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र मथुरा में मिलती है, जो समय उसने मथुरा को बनाया हुआ था। साथ ही उसने एक कनिष्कपुर अपने नाम पे एक नगर का स्थापना की हुई थी। इस तरह ये कनिष्क के बारे में डिटेल थी। अब इसी समय क्या होता है, वेंग सांग जो था उसने पुरुषपुर में कनिष्क द्वारा निर्मित कनिष्क विहार को देखा। जो वेंग सांग भारत पे आता है यात्रा पे, तो वो कनिष्क के द्वारा जो निर्मित उसने कनिष्क विहार बनाया हुआ था पुरुषपुर में, उसको देखता है। और कनिष्क ने पेशावर में स्तूप का भी निर्माण किया था। पेशावर स्थित कनिष्क चैत्य का निर्माण व वास्तुकार अंग्लिश ने किया था। जो अंग्लिश थे उन्होंने ही पेशावर में जो उसका कनिष्क चैत्य था और चैत्य बनाया हुआ था, उसका निर्माण जो किया गया था वो अंग्लिश ने किया था। यह पहला चैत्य है जिसमें लोहे के छत्र का प्रयोग हुआ था। मतलब कनिष्क के समय में ही लोहे के छत्र का प्रयोग, छत्र मतलब ऊपर का जो आप देखते होंगे अंडाकार जो क्षेत्र होता है उसको छत्र कहते हैं। उस छत्र का निर्माण कनिष्क के काल में ही लोहे के धातु का प्रयोग करके बनाया गया था। पार्श्व कनिष्क के राजगुरु थे, जो पार्श्व थे उनके राजगुरु थे। पार्श्व की सलाह से कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन में, उसका आयोजन जो किया था वो अपने गुरु के आदेश के अनुसार ही किया था। कनिष्क चीन सेनापति पान चाओ से पराजित हुआ था और कनिष्क ने उत्तर को छोड़कर अन्य सभी दिशाओं को जीत लिया था। अगर कनिष्क की बात की जाए तो इसने क्या किया, चीन के जो राजा थे उनसे भी युद्ध किया, उसमें ये पराजित हुआ। और अगर बात की तो ये उत्तर भारत का कुछ क्षेत्र छोड़ दे, उसने बाकी सभी दिशाओं को अपने क्षेत्र में अपने राज्य में जीत लिया था। माध्यमिका दर्शन के आचार्य नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की थी, और नागार्जुन विदर्भ का रहने वाला ब्राह्मण था। हविष्क के समय कुषाण सत्ता का केंद्र पेशावर से मथुरा हो गया। कनिष्क के जो समय था ना, कनिष्क समय, उसमें कुषाण का सत्ता का जो केंद्र था वो पेशावर नहीं रहा, अब वो मथुरा की तरफ स्थानांतरित हो चुका था। और कनिष्क के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि देवताओं तथा सिंह धारण किए उपमा की आकृतियां उत्कीर्ण है, जिससे पता चलता है कि ये शैव मत को या सनातन धर्म को
मानने वाला या उनको प्रमोट करने वाला था। कनिष्क ने चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के भी चलाए थे। सॉरी, जहाँ कनिष्क है ना वहां पे हुविसक है, हुविसक के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है। कनिष्क कुल का अंतिम महान शासक वासुदेव प्रथम हुआ था। जो कनिष्क वंश का अंतिम शासक था वो वासुदेव प्रथम था। वासुदेव के सिक्कों पर शिव उपमा का चित्र है। एक सिक्के पर शिव का हाथी के साथ चित्र भी हमको देखने को मिलता है। जो हमें वासुदेव के सिक्के हमको प्राप्त होते हैं उसके काल के, तो उसमें हमको शिव की चित्र देखने को मिलते हैं, हाथी का भी चित्र साथ में देखने को मिलता है। साथ ही कुषाणों ने भारत में सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण मुद्रा निर्मित कराई थी। सबसे शुद्ध के सोने के जो सिक्के भारत में जारी किए गए थे वो कुषाणों के द्वारा ही जारी किए गए थे। प्रथम बार स्वर्ण मुद्रा इंडो ग्रीक शासकों ने तथा वृहद स्तर पर कुषाणों चलाई थी। जो सबसे प्रथम पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे वो इंडो ग्रीक शासक ने किए थे, और सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में जो सिक्के जारी किए थे वो कुषाणों ने किए थे। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जो थी गुप्ता के शासनकाल में चलाई गई थी। समझे? सबसे पहले सोने के सिक्के, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है ये कि सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने किए थे, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने किए थे, और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासन काल में किए गए थे। कुषाण शासकों के सोने और तांबे के सिक्के बहुतायत से मिलते हैं, लेकिन विम कार्डफिशर से इस वंश व हुविसक का एक चांदी का सिक्का भी प्राप्त हुआ है। वासुदेव द्वितीय अंतिम कुषाण शासक था। तो ये हो गया कुषाण वंश पूरा। अब हम लोग कुषाणों के सामाजिक जीवन के बारे में देखते हैं। जैसे हम लोगों ने सातवाहन देखा, सातवाहन और कुषाण वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग के लिए। तो सामाजिक जीवन हम लोग देखते हैं। इस काल में क्या हुआ? स्मृतियों की रचना। मनु के अनुसार शूद्र का कार्य 3 अन्य वर्णों की सेवा करना था। तो मनु के अनुसार जो शूद्र का कार्य है ना, उन 3 वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना, इनके अन्य कार्य जो है उसको करना था। विदेशी आक्रमण की वजह से परंपरागत वर्ण व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया एवं अन्य वर्ण संकर जातियां उत्पन्न हुई। मतलब पहले क्या था कि जब बाहरी आक्रमण नहीं हुए, सिर्फ देसी सत्ता, तो वर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। लेकिन जब विदेशी आक्रमण होते हैं, विदेशी लोग यहाँ पे आके शासन स्थापित करते हैं, तो ये वर्ण व्यवस्था जो होती है ना चरमरा जाती है। ये वर्ण व्यवस्था पूर्णतः लागू नहीं हो पाती है। फिर मनुस्मृति में 60 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख है। मनुस्मृति में विधवाओं के मुंडन की संस्तुति की गई है। मतलब अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उस महिला को अपने बाल जो है उसको गंजा किया जाएगा, उसका मुंडन किया जाएगा। और मनु के अनुसार जिस स्त्री को पति ने छोड़ दिया हो या जो विधवा हो गई है, यदि अपनी अच्छा से दूसरा विवाह करे तो वह पुनर्भू तथा उसकी संतान पुनर्भव कहलाती थी। नियोग से उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहलाता। नियोग विवाह जो होता है उससे जो पुत्र की उत्पत्ति होती है उसको क्षेत्रज कहा जाता था। अविवाहित लड़की के पुत्र को सहोदर कहा जाता था। घर में रहने वाली कन्या या दासी से उत्पन्न पुत्र को कानीन कहा जाता था। जो घर में रहने कन्या या दासी, अगर उससे कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो उसको कानीन कहा जाता था। विधि अनुसार समान वर्ण में विवाह से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता था। अब समान वर्ण जैसे ब्राह्मण का विवाह अगर साथ में होता, उससे पुत्र की उत्पत्ति होती तो उसको ओरस कहा जाता था। और ओरस पुत्रों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ था। ओरस जो था ना, जो पुत्रों की श्रेणी है, जो आपको अभी तक श्रेणियां मैंने सब बताई हैं, उनमें क्या था, सबसे उचित, सबसे श्रेष्ठ जो था वो औरस था। स्मृतिकारों ने शक, पल्लव, यवन व कुषाणों को निम्न कोटि के क्षत्रिय माना है। जो स्मृतिकार हैं उन्होंने शकों को, पल्लव को, यवन को, कुषाणों को निम्न कोटि मतलब सबसे नीची कोटि के क्षत्रिय मानते हैं वो लोग। इनका मानना है कि जो शक थे, पल्लव थे, यवन थे, कुषाण थे, ये बाहरी कबीलाए थे और ये क्षत्रिय नहीं थे, ये निम्न कोटि के क्षत्रिय थे, निम्न श्रेणी के क्षत्रिय थे, तथा उन्हें व्रात क्षत्रिय कहकर वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया। एक इन्होंने अलग व्यवस्था, क्षत्रियों की एक अलग व्यवस्था जिसमें व्रात क्षत्रिय कहकर इनको वर्ण व्यवस्था में स्थान प्रदान किया। कौटिल्य ने चांडाल को अतिरिक्त अन्य सभी वर्ण संकर जातियों को शुद्ध माना है। मतलब कौटिल्य का कहना कि चांडाल है ना, उसके अतिरिक्त अन्य सभी जो वर्ण संकर जातियां हैं, संकर जातियां कौन सी होती हैं, तो शूद्रों को छोड़ने के बाद जो जातियां बसती हैं वो संकर जातियां कहलाती हैं, को जातियों को शुद्ध माना है। प्रारंभिक स्मृतिकारों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दिया गया व स्पर्श किया गया अन्न किसी भी स्थिति में ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो प्रारंभिक स्मृतिकार है उनका कहना है कि जो अगर कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण को अगर भोजन मिल रहा है, उसको अगर किसी शूद्र ने छू दिया, स्पर्श कर दिया है या कोई वस्तु स्पर्श कर दी है तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। मौर्य काल में अधिकतर शिल्पी शूद्र वर्ण में ही आते थे।
जो शिल्पी थे ना मौर्य काल में, वो हमेशा अधिकतर जो थे वो शूद्र वर्ण में आते, किंतु उनके धन प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। इस प्रकार वैश्य एवं शूद्रों के बीच अंतर कम हो गया। और भागवत पुराण में कहा गया है कि यह जातियां विष्णु पूजन से पवित्र हो जाती हैं। जो हम लोग का भागवत पुराण है उसमें कहा गया कि ये जातियां अगर विष्णु पूजन करती हैं तो उससे ये पवित्र हो जाती हैं। अब देखिए जो शिल्पी वर्ग था, ये व्यापार शिल्पी वर्ग था, तो इनके क्या हुआ, पैसे की आमदनी बढ़ने लगी, तो वृद्धि होने लगी इनकी प्रतिष्ठा में भी, और वैश्य और शूद्रों में जो अंतर था वो धीमे धीमे कम होता जा रहा था। अब हम लोग कला के बारे में देख लेते हैं। मौर्योत्तर काल में कला को प्रेरणा बौद्ध धर्म एवं यूनानी प्रभाव से मिलती है। जब मौर्योत्तर काल की बात करें तो इनको कला की जो प्रेरणा मिलती है वो बौद्ध धर्म जो होता है उससे इनको प्रेरणा प्राप्त होती है। यूनानी प्रभाव जो होता है, भारतीय भूमि जो आक्रमण होता है, यूनानी जो आक्रमण होता है उसका प्रभाव पड़ता है, तो कला की इनको प्रेरणा प्राप्त होती है। हिंदी यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है इसको? हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। भारत में जो गांधार कला है ये हेलेनिस्टिक आर्ट का ही उदाहरण एक है। मूर्ति कला की दो श्रेणियां भारत में विकसित हुई थी, एक थी गांधार कला शैली और एक थी मथुरा कला शैली। गांधार कला शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इंडो मतलब भारतीय क्षेत्र और ग्रीक का क्षेत्र की जो शैली है वो उन दोनों का मिश्रित शैली थी, इसलिए इसको इंडो ग्रीक शैली कहा जाता है। इसका विस्तार कुशाल काल में हुआ और इस कला की विषय वस्तु बौद्ध धर्म थी, किंतु इनका निर्माण का ढंग जो था यूनानी था। मतलब जो टॉपिक था वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड, लेकिन निर्माण जो किया जा रहा था वो यूनानी जो क्षेत्र था या संस्कृति थी उसके पेश में इसका निर्माण किया जा रहा था। गांधार शैली में काले रंग के स्लेटी पत्थर का प्रयोग हुआ, जबकि मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। जो गांधार की शैली थी उसमें जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो स्लेटी कलर के पत्थर की बनाई जाती थी, जबकि मथुरा की शैली में क्या थे, लाल पत्थर की बलुआ पत्थर का प्रयोग करके मूर्तियां बनाई जाती थी। गांधार शैली में बुद्ध को मुख्य ग्रीक देवता अपोलो से मिलता बताया गया। जो गांधार शैली में बुद्ध थे ना, उनको मुख्य देवता जो ग्रीक के देवता थे अपोलो, उससे मिलता जुलता बताया गया। गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ। जो हम लोग सबसे ज्यादा मूर्तियां देखते हैं वो हमको इस काल में गांधार शैली में देखने को सबसे ज्यादा मिलती हैं। बोधि स्तंभ की मूर्तियों में सर्वाधिक मैत्रेय की गई है, सर्वाधिक जो है ना मैत्रेय की है। जो बोधि स्तंभ की मूर्तियां हमको सबसे ज्यादा मिलती है वो मैत्रेय की है। गांधार व मथुरा कला के अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा व वरद मुद्रा में मूर्तियों का निर्माण सबसे ज्यादा किया गया है। तो ये मूर्ति कला या कला की विशेषता इस काल में हमको देखने को मिली है। साथ ही बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा शैली में हुआ था। जो अगर बात की जाए बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति किसमें, गांधार में बनी कि मथुरा में बनी, तो वो जो मूर्ति बनी थी वो मथुरा शैली में ही बनी हुई थी। और यह शैली प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा में प्रारंभ की गई थी। मथुरा शैली की मूर्तियों में आध्यात्मिकता एवं भावुकता की प्रधानता है। जो मथुरा की शैली है वो उस मूर्तियों का आप देखेंगे तो उसमें आध्यात्मिकता, भावुकता, एक अध्यात्म की मुद्रा ये आपको देखने को मिलेगी। मथुरा कला शैली जो है ना विशुद्ध भारतीय है, ये पूरी तरीके से भारतीय है। मथुरा कला शैली आदर्शवादी और गांधार शैली जो है यथार्थवादी है। मतलब गांधार शैली में जो आपको देखने को मिले वो यथार्थ की बात करता है, उसमें जो पुरुष बनाए गए वो जो आम व्यक्ति है उससे मिलते जुलते बनाए गए। जबकि मथुरा शैली में उस जो मूर्तियां आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड मिलेंगी, गौतम बुद्ध की मिलेंगी, वो आदर्शवादी हैं, उनको एक आध्यात्मिक पुरुष के बीच जैसा दिखाया गया है। गांधार मथुरा शैली में अंतर यह है कि गांधार कला में शरीर रचना संबंधी विवरणों तथा शारीरिक सौंदर्य पर बल दिया गया है, जबकि मथुरा शैली मूर्ति को पवित्र आध्यात्मिक भावना देने का प्रयत्न किया गया। जो गांधार कला है ना उसमें शरीर की रचना पे ज्यादा, बनावट पे ज्यादा ध्यान दिया गया, आध्यात्मिकता पे कम ध्यान दिया गया, सौंदर्यता पे ज्यादा ध्यान दिया गया। जबकि जो मथुरा शैली है उसमें आध्यात्मिकता पे ज्यादा भाव दिया गया, आध्यात्मिक भाव सौंदर्यता पे कम दिया गया। वो ज्यादा सुंदर मूर्तियां नहीं है मथुरा शैली में, जबकि जो गांधार शैली बनी है वो अत्यधिक सुंदर प्रभावशील देखने को प्रतीत होती है। और इस समय की कला स्मारक, स्तूप, चैत्य एवं विहार है। चैत्य और विहार जो बनते हैं जहाँ पे बौद्ध विष्णु या जैन विष्णु रहते हैं, पूजा करते हैं। कार्ले का चैत्य सातवाहन कालीन है तथा इस वह कला का प्राचीनतम श्रेष्ठ उदाहरण भी है। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का भारत में सबसे बड़ा संग्रह है। तो मथुरा का जो संग्रहालय है उसमें कुषाण कालीन मूर्तियों को हमें सबसे ज्यादा देखने में भारत में मिलती हैं। अब हम लोग धर्म की बात कर लेते हैं कि इस समय का धर्म क्या था, मध्योत्तरकालीन धर्म। तो महायान बौद्ध धर्म का काफी विकास हुआ था। इस समय क्या हुआ था, जो महायान शाखा थी बौद्ध धर्म की उसका सबसे ज्यादा विकास इस समय हुआ था। वैदिक देवताओं के स्थान पर नवीन देव वर्ग का उदय हुआ था। जो वैदिक देवता थे
उनके स्थान पर इंद्र, ये सब जो देवता थे वैदिक कालीन, इनके पुरंदर, इन सब के स्थान पर एक नए देवताओं के वर्ग का उदय हुआ था, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की त्रिमूर्ति बहुत विख्यात थी, बहुत ही पूज्य थी, बहुत ही फेमस थी। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के घोसुंडी वेदिका लेख में वासुदेव संकर्षण की मूर्ति की पूजा का स्पष्ट उल्लेख हमको देखने मिलता है। शक छत्रप सोडास जो थे, मोराकूप अभिलेख में पंचवीरों की प्रतिमा व उनके मंदिरों का उल्लेख हुआ। जो छत्रप थे ना पोडास, उनका मोराकूप का जो अभिलेख है उसमें हमें उनके मंदिरों के निर्माण या उनके पंचवीरों के उल्लेख हमको देखने को मिलता है। शक छत्रप सोडास के अभिलेख में वासुदेव मंदिर के प्रवेश द्वार का निर्माण का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। और विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। जो विदेशी शासक भारत में आए थे उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रश्रय मतलब आश्रय प्रदान किया, उनको फलने फूलने का मौका दिया। भागवत धर्म भी विदेशियों में प्रसिद्ध था। जो भागवत धर्म था वो भी विदेशियों में प्रसिद्ध था, फेमस था। साथ ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म तो प्रसिद्ध था ही, और भागवत धर्म भी प्रसिद्ध था। और हेलियोडोरस का बेसनगर मतलब विदिशा का जो अभिलेख हमको मिलता उसमें मोराकूप अभिलेख जो है भागवत धर्म की प्रसिद्धि को सिद्ध करता है कि भागवत धर्म कितना प्रसिद्ध था इस समय। इसके बारे में हमें जानकारी हेलियोडोरस का बेसनगर का जो अभिलेख है मोराकूप अभिलेख, या आपको अभिलेख जितने मैं बता रहा हूँ इनको अंडरलाइन करते हुए, नोट्स बनाते हुए आपको स्पेशली अंडरलाइन करना है। ये अभिलेख बाकायदा पूछे जाते हैं, किस धर्म से, किस काल का है, ये आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। अब मौर्यकालीन प्रशासन देख लेते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन, उस समय प्रशासन किस तरह से संचालित किया जा रहा था। कुषाणों के लेखों में दंड नायक व महादंड नायक जैसे पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। संभवतः वे सैनिक अधिकारी थे जो दंड नायक व महादंड नायक थे, तो ये सैनिक अधिकारी थे। मथुरा लेख के अनुसार कुषाण काल में ग्रामों का शासन ग्राम ग्रामीण द्वारा चलाया जाता है। जो ग्राम मतलब गांव का शासन था वो कुषाण काल में ग्रामों का शासन जो था ग्राम ग्रामीण जो थे उनके द्वारा चलाया जाता था। कुषाण शासक देवपुत्र के अलावा शाही व साहू नवासी की उपाधि धारण करते थे। सातवाहन शासन मौर्य प्रशासन से प्रभावित था। सातवाहन शासन जो था मौर्य प्रशासन से प्रभावित था, मतलब क्या था, केंद्र सत्ता की इसमें प्रधानता थी। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों व श्रमणों को कर मुक्त भूमि अनुदान देने की प्रथा चालू की थी। सर्वप्रथम सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों या श्रमणों जो थे, बौद्ध धर्म जैन धर्म के अनुयायी जो थे या भिक्षुणु जो थे, उनको कर मुक्त भूमि देने, अनुदान देने का प्रथा इन्होंने प्रारंभ किया था। अभिलेखों में भूमि अनुदान का प्रथम उल्लेख सातवाहन अभिलेख में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है। बाद में अनुदानित भूमि पर से राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण भी दानग्राही को सौंप दिया गया। मतलब फिर धीमे धीमे क्या हुआ, जो कर मुक्त भूमि दी जाती थी, जो अनुवायी भूमि दी जाती उसमें प्रशासनिक नियंत्रण जो था वो भी जो प्रशासनिक नियंत्रण भी हटा दिया गया, और वो जिसको दान दी जाती थी वो अपने हिसाब से वहाँ का प्रशासन का नियंत्रण उसको प्राप्त दिया, और वहाँ के क्षेत्र में जो प्रशासन कार्य होते थे जो उसको भूमि प्राप्त हुई थी वो सारा काम वो भूमि जिसकी थी वो ही देखा करता था। इससे विकेंद्रीकरण की प्रथा को बढ़ावा मिला व केंद्र सत्ता क्या हो गई थी, क्षीण हो गई थी। इससे केंद्रीकरण की जो प्रथा प्रचलन था वो कमजोर हुआ, क्योंकि क्षेत्रीय प्रशासन वालों को देने लगे, भूमि दान दे दी, अब वही अपना प्रशासन भी देख रहे थे, कर भी वही वो लोग उस भूमि से लेने लगे थे, तो उससे विकेंद्रीकरण की प्रथा प्रारंभ हुई और केंद्र सत्ता क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। इस विकेंद्रीकरण को नियंत्रण में रखने हेतु राजतंत्र को दैवी रूप देने की कोशिश की गई। अब विकेंद्रीकरण तो कर दिया गया, लेकिन अपना नियंत्रण स्थापित करना है, तो इसके लिए क्या किया गया ना, अपने जो राजतंत्र था उसको एक देवी रूप देने लगे कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर की मतलब राजा का आज्ञा का पालन न करना, देवता या ईश्वर की उपेक्षा करना, इस तरह की बातें की जाने लगी। गौतमीपुर सातकर्णी की तुलना कई देवताओं से की गई है, मतलब कई देवताओं थे उससे उसकी तुलना की गई है। कुषाण शासकों ने चीनी शासकों की भांति देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। जो कुषाण शासक थे इन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। कुषाण शासकों ने मृत राजाओं की मूर्तियां भी मंदिर में स्थापित करना शुरू कर दिया। जो राजा की मृत्यु हो जाती थी उनकी मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित करने लगे, उनकी पूजा करने लगे, जिससे दिखाया जाए कि ये भी देवता के समान हमारे राजा थे। और इसकी प्रेरणा उन्होंने रोमन शासकों से ली थी। रोमन में क्या होता था कि ये जो उनके शासक थे उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी मंदिरों में मूर्तियां लगाई जाती है, उनकी पूजा की जाती, तो ये चीजें उन्होंने कहां से, रोमन से ग्रहण की थी। या मंदिर देवकुल कहलाते थे, मतलब जो इस तरह के मंदिर बनते थे ये देवकुल मंदिर कहलाते थे। देवताओं के कुल से संबंधित शासक जो थे वो इस मंदिर में मूर्तियां थी, उनकी पूजा की जाती थी। यहां तक आपको किसी भी तरह का संशय डाउट हो तो आप पूछते चलिएगा। कुषाणों ने भारत में द्वैत शासन की प्रणाली शुरू की। शक पार्थियन शासकों ने संयुक्त शासन की प्रथा शुरू की।
कुषाण जो थे भारत द्वैत शासन चलाते। द्वैत शासन क्या था? केंद्र का शासन और राज्य का शासन, दो तरह का शासन चलता था। इसमें युवराज राजा के काल में ही सत्ता में बराबर भागीदार होता था। जब राजा शासन कर रहा था उसी समय युवराज भी बराबर का भागीदार हो जाता और शासन कार्य में अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करता था और काम सीखा करता था। शक कुषाण काल से प्रशासन में सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। जब शक कुषाण काल है तो उसी समय में प्रशासन में सामान्यीकरण होने लगा और प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सर्वप्रथम अश्व घोष प्रथम शताब्दी ईस्वी में बुद्ध चरित्र में सामंत शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया जाता था। जब अश्व घोष प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे तो बुद्ध चरित्र में जो सामंत शब्द का प्रयोग पहली बार जागीरदार के रूप में करने लगे थे। अब हम लोग आर्थिक जीवन देख लेते हैं। 5 मिनट की क्लास और बची है, उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगी। व्यापार, व्यापार की बात की जाए इस समय किस तरह का व्यापार था तो उसको हम लोग देखते हैं। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य के उदय से भी व्यापार बढ़ा। जब रोमन साम्राज्य का उदय हुआ तो व्यापार बढ़ने लगा, क्योंकि रोमन साम्राज्य विलासिता के सामान का बड़ा ग्राहक बन गया था। रोमन साम्राज्य जो था ना, भारत से विलासिता की वस्तुएं रोमन में अधिकतर जाती थी। यद्यपि मौर्य काल में विकेंद्रीकरण व सामंतवाद को बढ़ावा मिला, किंतु आर्थिक गतिविधियां, व्यापार वाणिज्य की विकास दृष्टि से यह अत्यधिक उन्नति का काल था। इस समय कुषाण साम्राज्य के अधीन मध्य एशिया के प्रदेश थे तथा चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाले सिल्क मार्ग पर भी कुषाणों का नियंत्रण था। जो चीन के जो मार्ग था रोमन से जोड़ने के, जहां से कपास की मार्ग था, उस पर भी कुषाणों का ही शासन था, अधिकार था, नियंत्रण था। तो भारत का मध्य एशिया व पाश्चात्य विश्व से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित हो चुका था और कुषाण को सिल्क मार्ग पर नियंत्रण से भारी आय प्राप्त होती थी। तो अवदान शतक से कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी मिलती है। जो अवदान शतक है ना, उससे कनिष्क के व्यापार की हमको जानकारी प्राप्त होती है। कुषाणों ने स्वर्ण सिक्कों का नियमित रूप से चलन कराया था। नियमित रूप से सोने के सिक्के चलते रहते थे। ताम्रलिप्ति पूर्वी घाट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। जो ताम्रलिप्ति था ना, वो पूर्वी घाट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहां से व्यापार होता था, वस्तुएं एक अपने स्थान से दूसरे देशों में जाया करती थी। पश्चिमी तट पर इस काल के प्रमुख बंदरगाहों में बरबारिकम, वेरीगाजा, भड़ोच या भृगु कच्छ या सुपारा, ये प्रमुख बंदरगाह पश्चिमी तट पर थे। पेरिप्लस सुपारा की सुपुर, कल्याण को कालीन और निम्न ताम्रलिपि को गंग तथा मसूलीपट्टनम को मसालिया कहते थे हम लोग। इस समय के जो नाम है वो आपको याद रखने हैं। प्रतिष्ठान पैठव प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। इस ईसा की प्रथम शताब्दी में अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा लिखी पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक में भारत रोमन व्यापार वर्णन है। इस किताब में हमें रोमन और भारत के बीच व्यापार के बारे में वृहद जानकारी प्राप्त होती है। पेरिप्लस का अर्थ है यात्री पुस्तिका तथा एरिथियन सी का अर्थ है लाल सागर। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में लाल सागर से भारत तक की समुद्र यात्रा का वर्णन है। पेरिप्लस ने दक्षिण भारत में संगमकालीन 2 महत्वपूर्ण अंतरराज्य बाजारों को ले किया है। प्रतिष्ठान एवं तगड़ जो है ना, पश्चिम तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बेरी गाजा भृगुप कच्छ था। ये सारी अर्थव्यवस्था की चीजें थी इसमें। और पेरिप्लस के अनुसार ही हमें फारस की खाड़ी में भृगुप कच्छों में दासों का निर्यात किया जाता था। हमें इससे पता चलता कि इस समय दासों का आयात निर्यात भी किया जाता था। और इथियोपिया में भी कुछ कुषाण शासकों के सिक्के मिले, जिससे हमको पता चलता कि जो इथियोपिया है वहां से भी कुषाणों का व्यापार हुआ करता था। रोमन व्यापारी जो थे वो मसाले, हीरे एवं इस्पात खरीदने के लिए भुगतान स्वर्ण के रूप में करते थे। मतलब यहां से मसाले जाते थे और सोना आता था, इस्पात जाता था, सोना आता था। इस तरह की चीजें से हमको स्वर्ण की प्राप्ति होती थी कुषाणों के समय। और रोम में होने वाली भारी मात्रा में स्वर्ण प्रवाह को रोकने के लिए रोम को भारत के साथ होने वाले गोल मिर्च व इस्पात व्यापार को रोकने के लिए कदम उठाने पड़े। यहाँ से काली मिर्च के जो दाने जाते थे उसको काला सोने की संज्ञा दी जाती थी। मतलब काली मिर्च को वहां पे यवन या रोम साम्राज्य में क्या कहता है, काले सोने कहा जाता था, क्योंकि इसको खरीदने के लिए यवन का खजाना जो था या रोम का जो खजाना था पूरी तरह से खाली होने लगा। इसको रोकने के लिए वहां के शासकों को काफी कड़ाई से कदम उठाने पड़े थे। दक्षिण भारत की गोल मिर्च जो थी पश्चिम देशों में इतनी प्रसिद्ध हुई कि उसका नाम यवन प्रिय पड़ गया। और मसाला, लोहे की वस्तुएं रोमन साम्राज्य को भेजे जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। दक्षिण में सर्वाधिक सिक्के रोम के सम्राट अगस्त्य और टेविरियस के मिले हैं। अरेकीमेडु से अगस्त के सिक्के मिले हैं। प्लिनी भारत के बहुमूल्य रत्नों की लंबी सूची देता है। जो प्लिनी है उसने भारत के बहुमूल्य रत्न जो थे उसकी लंबी सूची देता है, जिसने भारत को बहुमूल्य रत्नों का एक बड़ा उत्पादक देश बताया कि भारत में बहुमूल्य जो रत्न थे उसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहीं विश्व में होता था तो वो भारत में होता था।
उज्जैन उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम के व्यापारी मार्गों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। जो उज्जैन था वो उत्तर पश्चिम को जोड़ने और उत्तर और दक्षिण और पूर्व पश्चिम को जोड़ने वाले जो मार्ग था उसके बीच का केंद्र था। और कुषाण शासकों ने दिनार नामक स्वर्ण मुद्रा रोमन संपर्क के फलस्वरूप चलाए थे। दिनार गुप्त काल में अधिक लोकप्रिय था। स्ट्रैबो के अनुसार किसी भारतीय राजा ने रोमन सम्राट अगस्त के पास शिष्टमंडल भेजा था। जो स्ट्रैबो है ना उसके अनुसार भारतीय राजा ने रोमन सम्राट जो अगस्त था ना उसके पास अपना एक शिष्टमंडल भेजा था। कन्नड़ भाषा प्रदेश में वैजयंती का प्रसिद्ध बंद रखा था। उद्योग व व्यवसाय की बात करें तो जातकों में 18 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। क्या 18 तरह के शिल्पी थे और दीघ निकाय में 24, महावस्तु में 36 और मिलिन पर 75 प्रकार के व्यवसाय को मिलता है कि 75 तरह के व्यवसाय इस समय प्रचलित है। जहां मौर्य काल में शिल्पी राज्य के नियंत्रण में थे वहीं मौर्योत्तर काल में वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे थे। जब मौर्य काल था जो शिल्पी थे राज्य के नियंत्रण में होकर कार्य करते थे, लेकिन मौर्योत्तर काल में शिल्पी आजाद हो गए, अपने अनुसार कार्य करने लगे और शिल्पियों व व्यापारियों के निगम होते थे। निगम क्या होता है, जैसे कि एक संघ बना लिया जाता था। निगम जैसे आपका नगर निगम होता है, इस तरह के निगम जो होते थे वो शिल्पियों व्यापारियों के निगम भी होते थे। शिल्पियों की श्रेणियों के प्रमुख को जेठक कहा जाता था। श्रेणी निगम, कुलिक निगम, पुग, सार्थ आदि व्यापारी संगठन थे। श्रेणियों का उल्लेख इस समय के अभिलेखों में भी हमको देखने को मिलता है। और निगम का प्रधान जो होता है वो श्रेष्ठी श्रेणी का प्रधान प्रमुख तथा पुग का प्रधान जो था ज्येष्ठक कहलाता था। जो प्रधान श्रेणी थी श्रेष्ठी थी उसका जो श्रेणी का प्रधान था वो प्रमुख कहलाता था और पुग जो था उसका प्रधान ज्येष्ठक कहलाता था। श्रेणी का कार्यालय निगम सभा कहलाता था। जो श्रेणी का कार्यालय था वो निगम सभा कहलाता था। श्रेष्ठी को उत्तरी भारत में सेठ व दक्षिण भारत में सिट्ठी या चेटियार कहा जाता था। गोवर्धन नासिक नगर शिल्पियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। जो गोवर्धन था वो नासिक नगर शिल्पियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। स्ट्रैबो के अनुसार किसी शिल्पी की आंख व हाथ को क्षति पहुंचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। जो स्ट्रैबो था उसके अनुसार कहा अगर किसी शिल्पी को किसी ने आंख व हाथ को क्षति पहुंचाई है तो उसको मृत्यु दंड स्वरूप दिया जाता था। अरेयूरा से प्राप्त स्थानीय मलमल के कपड़े का नाम था अरेगू। श्रेणियों के पास लोग निधि के रूप में धन जमा कराते थे और मयोत्तर काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का कसारपण का था। जो कसारपण का सिक्का था वो सबसे प्रसिद्ध सिक्का था और सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग इस समय बन चुका था। उरैयूर और अरिकमेडु जो थे सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र थे। जो उरैयूर था और अरिकमेडु था वो सूती वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन चुका था। तो ये था मयोत्तर काल जिसमें हम लोग ने सभी राजवंश जो मयोत्तर काल में आए उनको जाना, प्रमुख शासकों के बारे में जाना, साथ ही हम लोग उनके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को जाना, जिसमें हम लोग जाना कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो थे वो सातवाहन और कुषाण वंश के थे। उनको अच्छे से आपको कवर करना है। फिर शुंग भी एक स्पेशल इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हम लोगों ने कवर किया। इसके आगे क्लास में हम लोग गुप्त काल को देखेंगे, फिर गुप्तोत्तर काल को देखेंगे, फिर एक संगम काल आएगा। इसको देखने के बाद हम लोग का प्राचीन भारत का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके इसको शेयर करिए। साथ ही अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो लाइव 10 का कोड यूज करना मत भूलिए, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। थैंक यू वेरी मच।